और इनका जीना और मरना एक तय समय पर बंधा हुआ रहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित प्रकाश बंसल, सीनियर कैंसर सर्जन, नोबल हॉस्पिटल पुणे यहाँ से बोल रहा हूँ। तो आज हम जानेंगे कि कैंसर आखिर होता क्या है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसके कैसे हम पहचान सकते हैं और उसकी अवेलेबल ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैंसर आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो विभिन्न कोशियों से बना हुआ है। इन कोशिकाओं को यानी सेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इनका जीना और मरना एक तय समय पर बंधा हुआ रहता है। तो अगर कोई कोशिकाएं या सेल्स मरने के टाइम को अगर चेंज करते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है, तो ऐसे वक्त में वो एक दूसरे से जुड़कर एक गांठ तैयार कर सकते हैं, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। अगर ये ट्यूमर खुद के रक्तवाहिनी या ब्लड वेसल्स तैयार करते हैं, तो ऐसे वक्त में वो शरीर में दूसरी तरफ फैल सकते हैं। ऐसे फैले हुए ट्यूमर जो जिनमें ट्यूमर में फैलने की क्षमता रहती है, उसे हम कैंसर ये बोलते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि कैंसर होता क्यों। तो ये म्यूटेशन जो है, जिसके कारण कोशिकाएं में ये मरने की जो टेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है, तो उसके कारण विभिन्न है। उसमें मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, अल्कोहल यानी दारू का नशा, देन वेट गेन है यानी ओबेसिटी, यानी जिसमें वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों में भी कैंसर के थोड़े लक्षण ज्यादा रहते हैं। वैसे ही जो रेडिएशन जिसे मिला हुआ है, उनमें भी थोड़े रिस्क बढ़ जाते हैं। वैसे ही जेनेटिक जो है, आनुवंशिक कैंसर है, वो 1% से कम कैंसर होने के बावजूद वो एक कारण रह सकता है। वैसे ही अपना जो खान पान है, अगर वो खराब हो, उसके अंदर हम बहुत सारा जंक फूड या फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तो उसमें भी कैंसर के रिस्क बढ़ने के आशंकाएं बढ़ जाती है। अभी हम जानेंगे कि कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सिम्टम्स में जो सबसे मुख्य सिम्टम है, उसमें है वेट लॉस यानी वजन कम होना। अगर हम कोई डाइटिंग या कोई वजन कम करने की दवाई नहीं खा रहे और फिर भी अगर हमारा वजन कम हो रहा है, तो ये कारण हो सकता है कि अंदर कहीं कैंसर की गांठ या ट्यूमर तो नहीं हुआ है। तो ऐसे सिम्टम्स में आप आपके नजदीकी ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। वैसे ही अलग अलग विभिन्न अंग के हिसाब से कैंसर हो सकता है। जैसे कि अगर स्तन है, तो ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ हाथ को लग रही है, तो वो कैंसर की हो सकती है। चाहे वो उसमें दर्द हो या ना हो, फिर भी वो कैंसर की रह सकती है। वैसे ही अगर मुंह में कोई जख्म निर्माण हो गई है, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी कोई डेंटिस्ट इससे देखने के बाद वो जख्म 15 दिनों में या 10 दिनों में भर नहीं रही है, तो वो कैंसर हो सकती है। ऐसे केसेस में भी ऑन्कोलॉजिस्ट का आपको कंसल्टेशन करना चाहिए। तीसरी, जैसे पेट में दर्द होना, पेट में कोई गांठ लगना, पीलिया होना, या यानी जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, वो होना। वैसे ही लगातार उल्टियां होना, या फिर टॉयलेट के जगह से खून गिरना, या बद्धकोष्ठता यानी कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये सब जो है, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसी तरह जो फीमेल्स रहते हैं, फीमेल्स में जो मंथली साइकिल्स रहते हैं या मेंसेस रहते हैं, जो महापारी रहती है, तो वो अगर इरेगुलर होगी, यानी और उम्र के बाद भी आती होगी, जैसे 45-50 एज के बाद भी अगर ब्लड स्पॉट होगा, तो ऐसे केसेस में भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे सभी सिम्टम्स को हमें कैंसर के तरह ही देखना पड़ेगा और जल्द से जल्द ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा। तो ये सब रही कैंसर के लक्षण है। दोस्तों, अभी हम कैंसर की जांच के बारे में जानेंगे। तो कैंसर की जांच में सबसे पहले जो आते हैं वो है बायोप्सी या एफएनएसी। तो बायोप्सी या एफएनएसी क्या होती है कि अगर कोई समझो गांठ शरीर में है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट के अंदर या स्तन के अंदर कोई गांठ है, तो उसका हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। उस टुकड़े की हम जांच करते हैं कि कहीं उसमें कैंसर सेल्स है या नहीं, वो देखते हैं। उसका रिपोर्ट 2 या 3 दिन में हमारे पास आता है और उसके हिसाब से हम आगे के टेस्ट बताते हैं। वैसे ही अगर बायोप्सी में या एफएनएसी में कैंसर आया है, उसके साथ हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें कि ट्यूमर मार्कर नाम की भी टेस्ट रहती है। ट्यूमर मार्कर का जो टेस्ट रहता है, उसमें हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये कैंसर
फॉर एग्जाम्पल अगर अतड़ियों का कैंसर है तो CA नाम की तपासनी उसमें बढ़ी हुई रहेगी। वैसे ही अगर स्त्री बीज का कैंसर है तो ऐसे वक्त में CA 125 नाम की टेस्ट बढ़ी रहेगी। तो जो कैंसर का हमें डाउट है उसके हम ट्यूमर मार्कर्स भेजते हैं और अगर वो बड़े हुए हैं तो वो भी हमें डायग्नोसिस में सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसी के साथ रिपोर्ट आने के बाद हम पेट स्कैन, MRI या CT स्कैन कराते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये कैंसर कितना फैला हुआ है। इसे हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, इसे हम केमो से ठीक कर सकते हैं, क्या नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, ये हमें इन टेस्ट से पता लगता है। तो ये सब एक जनरल आइडिया आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। इसी के साथ जो है एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, जिससे कि हम दूरबीन द्वारा हम टेस्ट करते हैं कि आंतड़ियों का कोई कैंसर है या नहीं, या उसकी बायोप्सी लेने के लिए कभी कभी हमें स्कोपी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब हम कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो मुख्यतः कैंसर के ट्रीटमेंट में कैंसर सर्जरी आती है, जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कैंसर सर्जन करते हैं, मेरे जैसे कैंसर सर्जन ही ये ऑपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ आती है केमोथेरेपी, जिसमें हमारे दोस्त जो केमोथेरेपी स्पेशलिस्ट रहते हैं, जिसे हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो ये केमोथेरेपी देते हैं। उसी के साथ रेडिएशन थेरेपी कुछ पेशेंट में लग सकती है, जिसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं। जैसे CT स्कैन में मशीन के अंदर पेशेंट जाके रेज का ट्रीटमेंट लेता है, वैसे ही रेडिएशन में भी मशीन के अंदर जाके कुछ पर्टिकुलर रेस का ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे कि उस जगह का कैंसर सेल्स जो आंखों को नहीं दिख रहा है उसे मारने में या उसे कंट्रोल करने में हेल्प होती है। तीसरा उसमें आधुनिक पद्धति जो है वो है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें कि हम गोलियों के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा हम कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं या इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि अपनी जो प्रतिकार शक्ति है उसे हम थोड़ा डेवलप करते हैं कि वो कैंसर से लड़ सके। उसी के साथ टारगेटेड थेरेपी भी है, जिसमें हम पर्टिकुलर कैंसर को टारगेट कर सकते हैं और उसे मारने में दवाई या इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। कैंसर सर्जरी में आपने सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरी अभी आई हुई है। तो रोबोटिक सर्जरी यानी क्या? तो जैसे कि 20 साल पहले या 25 साल पहले कैंसर ऑपरेशन करना है तो अगर पेट का कैंसर है या कुछ थोरैक्स का कैंसर है या अन्न नलिका का कैंसर है, तो ऐसे केसेस में हमें बहुत चीरफाड़ करनी पड़ती थी। तो अभी ये चीरफाड़ कैसे कम हुई है? तो ये हम रोबोटिक या लेप्रोस्कोपी पद्धति से हम कम करते हैं, जिसमें हम दूरबीन का यूज करते हैं। दूरबीन का यूज करने के कारण हमें जो कैंसर की फील्ड है वो अच्छे से दिखती है, उसका हमें मैग्निफिकेशन लेवल अच्छा दिखता है, और जो ब्लड वेसल कंट्रोल है यानी ब्लीडिंग का रिस्क है वो भी उसमें कम हो जाता है। दोस्तों रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपी सर्जरी, कैंसर सर्जरीज, ये कुछ ज्यादा महंगे नहीं है, क्योंकि हमारे ICU के दिन उससे कम हो जाते हैं, हमारी ट्रीटमेंट रिकवरी फास्टर हो जाती है और डिस्चार्ज भी फास्टर हो जाता है। तो इसी कारण से जो रेट्स है, यानी जो कॉमन लोगों को लगता है कि रोबोटिक बहुत महंगा है या लेप्रोस्कोपी में बहुत महंगा है, तो ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि कैंसर जो है उनके जो सिम्टम्स या लक्षण है उसे आप याद रखिए। अगर कोई भी इसमें अड़चन रहेगी तो नोबल हॉस्पिटल में मेरी हर दिन OPD रहती है, वहां पर हम मिल सकते हैं, और अगर आपको कोई लक्षण है या कोई डाउट है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।